हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको ई इनवॉइसिंग के बारे में। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ई इनवॉइस इन जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो समझाया था। बट कुछ लोगों को डाउट आ रहे थे इस कॉन्सेप्ट को लेके, सिंस दिस इज़ अ न्यूली इम्प्लीमेंटेड स्कीम। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं ताकि आपके जो फर्दर डाउट्स हैं ई इनवॉइसिंग को लेके, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकते हैं ई इनवॉइसिंग को लेके मैं कवर कर सकूं और आपके मैक्सिमम पॉसिबल डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर सकूं। तो सबसे पहले हम दोबारा से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ई इनवॉइसिंग जो सबसे पहले आया था वो 1 अक्टूबर 2020 में आया था, जहाँ पे 500 करोड़ से ज़्यादा जिनकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड करती है 17-18 के बाद, जब से ऑब्वियसली जीएसटी आया उसके बाद से, तो उन लोगों को कवर किया गया। तो सबसे पहले जब 1 अक्टूबर में आया था 2020 में, तो सबसे पहले जिन लोगों को कवर किया गया था उन्हें 500 करोड़ के टर्नओवर वालों को कवर किया गया था। उसके बाद 1 जनवरी 2021 को इसमें 100 करोड़ वाली टर्नओवर को कवर किया गया था कि अगर आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 के बाद टर्नओवर आपकी 100 करोड़ से ऊपर होती है तो आपको फिर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी। बट 1 अप्रैल 2021 से लेके अब इसमें 50 करोड़ से जो टर्नओवर जिनकी ज़्यादा है अब उनको कवर किया गया है। यानी कि 50 करोड़ से 17-18 से लेके जब भी आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करेगी तो आपको ई इनवॉइसिंग में खुद को ई इनवॉइसिंग में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या रहेगा ई इनवॉइस जनरेट करने का। तो जैसे मैंने आपको बताया था आईआरपी यानी कि जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहाँ जाके हम अपना ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे हमें ऑफलाइन यूटिलिटी में, जैसे आपने नॉर्मल जैसे आपका जो भी इनवॉइस है आप जिस भी सॉफ्टवेयर से या ईआरपी या बिलिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट करते हैं, आपने अपना इनवॉइस बना लिया। उसके बाद आपको ऑफलाइन यूटिलिटी रहती है आईआरपी पोर्टल पे, वहाँ जाके जेसन फाइल क्रिएट करनी है। जैसे आप टैली से जीएसटी 1 के लिए जेसन फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, क्रिएट करते हो, फिर जिनके मतलब बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं तो फिर वो जाके हम जीएसटी 1 पे वो जेसन फाइल अपलोड कर देते हैं। सेम ईयर हम एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे और अपने सारे इनवॉइसेस की, अगर आपके बहुत सारे इनवॉइस हैं तो उनकी जेसन फाइल आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी पोर्टल पे जाके अपलोड कर देंगे। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी पोर्टल क्या करेगा, आपके वो जो डाटा आपने जेसन फाइल के थ्रू अपने इनवॉइसेस का अपलोड किया है उसको वैलिडेट करेगा, उसको चेक करेगा एंड उसके बाद एक आईआरएन यानी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, जब आपका आईआरएन जनरेट हो जाएगा वो उस डाटा को आपके जीएसटी सिस्टम पे ट्रांसफर कर देगा, जीएसटी सिस्टम पे भेज देगा, जीएसटी सिस्टम पे उस डाटा को अपलोड कर देगा। तो जब जीएसटी सिस्टम पे वो पेलोड को अपलोड कर देगा, डाटा को अपलोड कर देगा, तो वहाँ आपका डाटा सेव हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपकी इनवॉइसेस की डिटेल है वो डाटा आपका जीएसटीआर 1 में आपके और जीएसटीआर 2 में अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वहाँ पे वो डिटेल्स आपकी जीएसटी पोर्टल पे सेव हो जाएंगी एंड R1 एंड 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। साथ ही साथ आईआरपी पोर्टल क्या करेगा, आपके जो ई इनवॉइस जनरेट हुआ है उसमें एक क्यूआर कोड भी ऐड कर देगा एंड इनवॉइस की जेसन फाइल जो है आपने अपलोड किया उसको साइन कर देगा। एंड फर्दर अगर आपको ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है, उस बिल का मतलब कुछ है जो आप सामान आप मूवमेंट ऑफ गुड्स जिसमें इन्वॉल्व है, आपको ई वे बिल अगर जनरेट करना है तो वो ऑटोमेटिकली ई वे बिल सिस्टम पे जो भी आपने इनवॉइस का डाटा डाला है वो आपकी ई वे बिल सिस्टम पे भी उसको भेज देगा डाटा को, तो वहाँ से जिससे कि आपका ई वे बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। लेकिन वो तो सिर्फ तभी होगा जब ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों जो बायर है वो कैसे चेक कर सकता है, वो अपने जीएसटीआर 2 में नॉर्मली जैसे इनवॉइसेस चेक करता है वो ई इनवॉइस की को भी चेक कर सकता है। और साथ ही साथ ई इनवॉइस की अगर एज अ बायर आपको ऑथेंसिटी चेक करनी है तो आप कैसे चेक करेंगे, मतलब आपको देखना है कि ये ठीक जनरेट किया है या नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो जो जेसन फाइल नंबर 1 जो आपकी जेसन फाइल है जो आपके सेलर ने जनरेट की थी, आप उसको मंगाएं और उसको ऑफलाइन यूटिलिटी पे अपलोड करके वहाँ से चेक कर लें, या तो फिर जो आईआरपी पोर्टल ने जो आपका क्यूआर कोड ऐड किया था आपके ई इनवॉइस पे, आप उसके थ्रू भी उसकी ऑथेंसिटी को चेक कर सकते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है कि जो फॉर्मेट है ई इनवॉइस का, क्या वो सबके लिए सेम रहेगा? तो वो जो ई इनवॉइस का फॉर्मेट है वो सारे बिजनेस के लिए कॉमन फॉर्मेट है। उसमें 29 मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आप किसी टाइप ऑफ बिजनेस आपका जो भी हो आपको वो फिल करनी है। बाकी जो होती हैं वो बिजनेस स्पेसिफिक होती हैं, वो आपके बिजनेस के टाइप पे वो अलग होती हैं, उनको आप को फिल करना होता है आपके बिजनेस के हिसाब से। बट जो 29 मैंडेटरी फील्ड है वो सबके लिए फॉर्मेट कॉमन ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लाइन ऑफ आइटम्स। तो आप मैक्सिमम कितने लाइन ऑफ आइटम्स एक ई इनवॉइस में रिपोर्ट कर सकते हैं? तो वो रहता है 1000। यानी आप मैक्सिमम 1000 लाइन ऑफ आइटम्स ही एक इनवॉइस में रिपोर्ट कर सकते हैं। एक ही इनवॉइस में जो आप जनरेट करेंगे उसमें 1000 लाइन आइटम्स ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि जो हम आईआरपी पोर्टल पे डाटा डालेंगे क्या वो हमेशा रहेगा या वो कितने टाइम तक रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा आईआरपी पोर्टल है वो एक पास थ्रू पोर्टल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आप डाटा आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करेंगे इनवॉइसेस से रिलेटेड, वो सिर्फ 24 आवर्स यानी सिर्फ 24 घंटे तक ही रहेगा। तो क्या होगा कि वो डाटा 24 घंटे के बाद वहाँ से हट जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 1 में और आपकी 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है जब आप इनवॉइस आईआरपी पे अपलोड करते हैं। तो वो आपका जो डाटा है वो जीएसटी पोर्टल पे तो सेव रहेगा, वहाँ से आप उसको कभी भी देख सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। बट जो आईआरपी पोर्टल है वो 24 आवर्स तक रहेगा और उसके बाद 24 आवर्स के बाद वो डाटा वहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि एक इनवॉइस के अगेंस्ट आप कितने आईआरएन ले सकते हैं? तो एक इनवॉइस के अगेंस्ट सिर्फ एक ही आईआरएन ले सकते हैं। इनवॉइस रेफरेंस नंबर जिसे हम कहते हैं वो एक इनवॉइस का एक ही होगा। अगली चीज़ होती है कि कौन कौन से टाइप ऑफ इनवॉइस होते हैं जिनके अगेंस्ट हमें ई इनवॉइस लेना होता है। तो इसमें अभी सिर्फ 3 कवर किए हैं गवर्नमेंट ने। एक है आपका जो इनवॉइस सप्लायर इशू करता है, जो आपका नॉर्मल इनवॉइस रहता है। उसके बाद क्रेडिट नोट जो इशू होते हैं और डेबिट नोट इशू होते हैं। तो इनके अगेंस्ट आपको, इन तीनों के अगेंस्ट ई इनवॉइस नंबर, ई इनवॉइस इशू कराना पड़ता है। आईआरपी पे इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मैंने अपना इनवॉइस बाद में ई इनवॉइस जनरेट कर लिया इनवॉइस के अगेंस्ट एंड देन मैंने उसको कैंसिल कर दिया तो क्या होगा? तो आपको वो आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इनवॉइस कैंसिल करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने इनवॉइस कैंसिल कर दिया है। वहाँ से क्या होगा, जो आपका जीएसटीआर 1 में जो होगा अपने आप ही वो कैंसल्ड स्टेटस के साथ वो इनवॉइस अपडेट हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी जैसे ही आप आईआरपी पोर्टल पे आप ये चीज़ रिपोर्ट करेंगे कि आपका ये वाला इनवॉइस कैंसिल हो गया है। तो उस इनवॉइस के अगेंस्ट कैंसिल स्टेटस जीएसटीआर 1 में आपका ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैंने ई इनवॉइस एक बार जनरेट कर लिया, अब मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अमेंडमेंट करनी है, तो क्या मैं आईआरपी पोर्टल पे जाके इसको अमेंड कर सकता हूँ इनवॉइस को? तो जी नहीं। आप एक बार आपने आईआरपी पोर्टल पे इनवॉइस बना लिया तो कोई भी अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते उसमें। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो फिर आपको जीएसटीआर 1 में जाना होगा, अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना होगा और फिर आप जीएसटीआर 1 में जाके उस इनवॉइस में जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। बट आईआरपी पोर्टल पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते एक बार जो आपको ई इनवॉइस इशू हो गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये कि क्या हो कि अगर मैं ई इनवॉइस जनरेट करना ही भूल गया, मैंने इनवॉइस तो नॉर्मली इशू कर दिया बट मैं उसको आईआरपी पे रिपोर्ट करना भूल गया या मैंने नहीं किया और फिर मैंने उसके अगेंस्ट ई इनवॉइस नंबर नहीं लिया। तो क्या होगा कि आप अगर ई इनवॉइस लेना भूल जाते हैं, आप आईआरपी पे रिपोर्ट नहीं करते तो माना जाएगा कि आपने इनवॉइस ही इशू नहीं किया, क्योंकि उस इनवॉइस की कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी, वो इनवॉइस वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो जीएसटी उस पे आपको क्या होगा, पेनल प्रोविजन लगेंगे यानी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जीएसटी में आपको बता दूं अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो उसकी पेनल्टी रहती है 10,000 और ये पर इनवॉइस रहेगी। और तो 10,000 की पर और दूसरी चीज़ होती है अगर आप गलत इनवॉइस इशू कर देते हैं, इनवॉइस में कोई इनवॉइस इशू करते टाइम कोई गलत चीज़ उसमें भर देते हो तो आपकी 25,000 की पेनल्टी रहती है, वो भी पर इनवॉइस। तो आपको अगर आपने इनवॉइस तो जनरेट कर लिया पर आप ई इनवॉइस लेना भूल गए, आईआरपी पे रिपोर्ट करना भूल गए तो वो इनवॉइस आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको फिर पेनल्टी लगेगी नॉन इशुएंस ऑफ इनवॉइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम बैकडेट पे ई इनवॉइस ले सकते हैं? तो आप बैकडेट के इनवॉइस पे ई इनवॉइस नहीं ले सकते, बैकडेटेड इनवॉइस पे ई इनवॉइस इशू नहीं किया जा सकता।
अगला क्वेश्चन आता है बल्क अपलोडिंग। मान लो मेरे बहुत सारे इनवॉइस हैं, तो क्या मैं उनको एक साथ अपलोड कर सकता हूँ? तो जैसे मैंने आपको बताया, जेसन फाइल के थ्रू, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू, जो आईआरपी पोर्टल पे फैसिलिटी होती है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू आप बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस भी कर सकते हैं। बहुत सारे इनवॉइस एक साथ आप रिपोर्ट कर सकते हैं आईआरपी पोर्टल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि टाइम लिमिट क्या होती है ई इनवॉइस को जनरेट करने की, यानी कि कब मैं अपना इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करूं। तो प्रैक्टिकली अभी ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट आप सोचिए कि आपको जो इनवॉइस है वो तभी वैलिड माना जाएगा जब आप उसको आईआरपी पे रिपोर्ट कर देंगे। यानी कि अगर जिनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, उन्होंने इनवॉइस इशू किया, तो जब तक उसको ई इनवॉइस पोर्टल वो ई इनवॉइस इशू नहीं करा लेते या आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट नहीं करते थे उस इनवॉइस को, तो वो तो वैसे भी वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको तभी ई इनवॉइस इशू कराना पड़ेगा आपको आपके इनवॉइस को वैलिड करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज़ होती है इसमें कि जो आपका, अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हैं, यानी कि आप एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा किसी के थ्रू बेचते हैं, तो क्या वो लोग आपका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास भी फैसिलिटी है, वो अपने सेलर के बिहाफ पे उनका उनका ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है, यानी आपके बिहाफ पे आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी और इसमें भी दोबारा बताया है कि जब भी आप आईआरपी पोर्टल पे अपना इनवॉइस की डिटेल्स डालोगे, तो वो आपके R1 में, 2A में ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो लेकिन आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए अपना R1, क्योंकि जो भी आप कुछ एडिट वेडिट करना है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप अपने R1 में कर सकते हैं। तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार अपने R1 में जाके चेक ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑटो पॉपुलेट हुआ है, तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ताकि रिटर्न में कोई भी गलती के चांसेस ना हो। आप एक बार ज़रूर चेक करें रिटर्न फाइल करने से पहले। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।